इस पे तेरा 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 कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा सुना आंगन था जीवन मेरा बस गया प्यार इसमें तेरा सपने मैं डरता हूँ निस दिन सपनों में देखा करता हूँ टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ निस दिन सपनों में देखा करता हूँ नैना कजरा मतवारे ये इशारे खाली दर्पण था ये मन मेरा रच गया रूप इसमें तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इसमें तेरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले हाँ बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले कहाँ थी ये बातें मुलाकातें ऐसी अच्छा अगर गौर से देखें ना तो हम सभी की जिंदगी कोरा कागज ही तो है। वो कोरा कागज जिस पर अपने सपनों को अपने तरीके से लिख सकते हैं हम, जो कई बार पूरे भी होते तो कई बार कुछ अधूरे भी रह जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उस कोरे कागज पर अपने सपनों की तस्वीर को उकेरना कभी बंद नहीं करते, इस आस में कि एक ना एक दिन तो सपने पूरे हो ही जाएंगे। बस अगर कुछ चाहिए होता है तो उन सपनों को पूरा करने का हौसला
उन सपनों को देखने की हिम्मत और जिनके पास उन्हें पूरा करने का हौसला और हिम्मत होती है, नो डाउट वो कुछ कमाल ही करते हैं, कुछ अलग ही होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज की जो शख्सियत है जिन्हें हम आज आप तक मिलवाने के लिए लेकर आए। रजनीगंधा में जब कुछ विशेष ऐसे कार्यक्रमों की बात होती है तो अक्सर हम आपको हीरो, हीरोइंस, निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार इन सब के बारे में आपसे बात करते हैं। लेकिन आज के रजनीगंधा में हाँ, यकीनन वो हीरो नहीं, हीरोइन नहीं, लेकिन भारतीय सिने जगत का जब फिल्मों की बात आती है तो एक ऐसा हिस्सा है जिनके बिना एक फिल्म पूरी नहीं होती। क्योंकि कहते हैं कि रुलाना जितना आसान है, हंसाना उतना ही मुश्किल होता है, और जो इस कला में माहिर होता है उनकी बात ही निराली होती है। ऐसी ही शख्सियत है आज हमारे साथ। कौन है बताऊंगी आपको अभी इस गीत के बाद, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सुने, ठहरें और उसके बाद उस मकाम तक पहुंचे जहां से आज की उस शख्सियत को लेकर हम आए हैं जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। रात के 10:11 का वक्त, रजनीगंधा का सफर शुरू हो चुका है आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर, आपकी दोस्त रजा के साथ। सपने देखे थे उन्होंने और उन सपनों को पूरा करने की राह में हिम्मत, हौसला सब दिखाया। सपने, सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। सपने, सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। सपने, सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। सपने, सुरीले सपने। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने। मैंने तेरे लिए। तो वो सपने हैं क्या जो आपको जगा दें, जो आपको आपसे ये ना कहें कि भाई तुम जागो और उनको पूरा करने की राह में एकदम लगे रहो। क्योंकि तभी मैंने कहा कि सपने देखना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उनको देखने की हिम्मत, हौसला जिनके पास होता है वही कुछ अलग मकाम हासिल कर लेते हैं। और आज की जो कहानी है ना, वो एक ऐसी ही शख्सियत की है। ये कहानी है गोरखपुर के एक फोटोग्राफर के फिल्मी दुनिया का नामी कॉमेडियन बनने की। एक ऐसा कॉमेडियन जिस पर उसके घर के नौकर के बोलने का स्टाइल इस कदर हावी हुआ कि ताउम्र हावी रहा, और तो और उस स्टाइल की वजह से भारतीय सिने जगत में उन्होंने अपना एक विशेष मकाम बनाया, एक विशेष जगह बनाई। कल्पना कीजिए, एक विशाल व्यक्तित्व, दमदार उपस्थिति, मगर इतनी मधुर और खींची हुई आवाज कि हर पंक्ति एक पंच लाइन में बदल जाती है। जिनकी डायलॉग डिलीवरी सिर्फ एक डायलॉग डिलीवरी नहीं बल्कि एक हाथ से राहत हुआ करती थी।
हाँ, एक हास्य राहत जो आपको बिना किसी ज़्यादा मेहनत किए ही हंसा दिया करती थी। मतलब उनका फिल्मी पर्दे पर आना और उन्हें देखते ही आपके होठों पर मुस्कान खिल जाना, दर्शक दीर्घा में एक अलग ही गुदगुदाहट आ जाना। बॉलीवुड के स्वर्णिम युग के एक ऐसे अभिनेता जिनके स्लो मूव संवादों ने 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपना जो सीन था उनको किया, उससे रोशन किया। मैं आपको उनका नाम बता दूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं उनका नाम बताऊं उसके पहले आप खुद उनकी आवाज़ को सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि आज की ये शख्सियत कौन है। फिर तो हम है ना आपको बताने के लिए। ये कैसी आवाज़ कौन है? अरे क्यों आपकी रात को शोर मचा रहे हो? अरे भगवती, तुमने कुछ सुना? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, तुम्हारे कान बजते होंगे। अरे भगवंती, आज की रात बत्ती जला के सोना चाहिए। चोरों ने हमारा घर देख लिया है। तो घर में बचा ही क्या है जो चोर लेने आएंगे? चलो भगवान का नाम लेके सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाऊँ। नहीं, तुम कहीं ना जाओ, मुझे डर लगता है। मैं यही सोता हूँ। हे काली माई, हे दुर्गा माई। अच्छा चुप रहो, दुर्गा माई, काली माई। तो उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने नो डाउट इस आवाज़ को पहचान लिया होगा। ये वो आवाज़ जो बहुत स्लो मूवमेंट्स के साथ लेकिन खींचकर अपने संवादों को बोलने का हुनर रखती थी। अगर जान लिया है तो प्लेटफॉर्म खुला है, आप मुझे बता भी सकते हैं। हालांकि मैं आपको खुद इस बात की तह तक ले जाने वाली हूँ कि ये नाम कोई और नहीं बल्कि भारतीय सिने जगत की एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आपने और हमने तमाम अच्छे बुरे किरदारों में देखा। अक्सर हंसाते हुए तो कभी कभी संजीदा किरदारों में भी उन्होंने अपना जो अभिनय था उसको दिखाया और ये साबित किया कि वो एक ऐसे महान अभिनेता हैं जिनकी विशिष्ट धीमी गति से बोलने की शैली, टेडी बियर जैसी गोल मटोल भोली भाली शक्लो सूरत और उनकी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग से बॉलीवुड में एक अलग खास जगह उन्होंने बनाई। कोई और नहीं जिनको आपने पहचान लिया। हाँ, भारतीय सिने जगत के महान हास्य अभिनेता असित सेन साहब। बर्थ एनिवर्सरी है उनकी आज। तो जब एक ऐसी शख्सियत की जो हंसाने का मादा रखता हो दुनिया में लोगों को, उन्हें हम याद ना करें, ये कैसे हो सकता है? जब हीरो हीरोइन, निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार सबको हम आप तक पहुंचाते हैं, तो वो शख्सियत जो बहुत छोटी देर के लिए पर्दे पर आती थी लेकिन बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी उपस्थिति को दर्ज करती थी, वही प्यारी भोली सूरत जिसे हम असित सेन साहब कहते हैं। तो आज का रजनीगंधा उन्हीं के नाम आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर। मैं आपकी दोस्त, आपके रचा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, अरे कहो ना हमसे जरा। हाँ, ओए लो ना 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 ना, ओए 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 तुम हो ओ दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या हुई मेरे भुजिया की चोरी। अच्छा, अरे हाँ, उस चोर की शक्ल है गोरी। तो क्या हुआ? हो गया मिलना बहुत जरूरी। चल पगली, फिर सुनो तो आगे हमारी दिल की मजबूरी। तो वो जो मेरे करीब आया, ओहो, मेरे तन पे पड़ा जो साया। फिर क्या हुआ? यूं समझो ना गले लगाया। छी छी छी, तब से सोती हूँ जागती हूँ लेके उसका नाम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। ओए 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 ला 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 ला, ओए 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 आउच, तुम हो वो दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम।
हाय मुश्किल है मेरा भी जीना, सोचूं तो आता है पसीना। बाप रे। कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल चलता है सीना, धक धक धक। पास वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से। हाय मर जाऊं। हम भी थे एक नजर के प्यासे, क्यों नहीं। दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे। तो ये दिलरुबा कोई और नहीं बल्कि आपके हमारे दिलों को गुदगुदाने वाले अज़ीज़ सेन साहब, जिन्होंने ऐसा मकाम चलाया हास्य किरदारों का कि जिसे आज तक भी कोई उनकी जगह कोई ले नहीं पाया, उसे कोई भर नहीं पाया। आज ही के दिन 13 मई 1917 को गोरखपुर के बंगाली परिवार में उनका जन्म हुआ। रहने वाला जो था परिवार वो बंगाल का था, लेकिन कहते हैं कि रोजगार के सिलसिले में उनका परिवार पश्चिम बंगाल के जिला वर्धमान से आकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बसा था। अज़ीज़ सेन साहब के पिता कभी रेडियो, कभी ग्रामोफोन की दुकान, तो कभी बिजली के सामान की दुकान चलाया करते थे। और कहते हैं कि 7 बच्चों के परिवार में पले बड़े अज़ीज़ सेन साहब की अपने पिता की दुकान चलाने से अलग ख्वाहिश थी। मतलब जैसे परिवार में पिता चाहते हैं, सभी के चाहते हैं कि भाई उनका बेटा या जो भी हो वो अगर उनका कोई बिजनेस है तो वो उसमें उनका साथ दे, उसे चलाए। तो ऐसे ही उनके पिता भी कुछ यूं ही चाहते थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश पिता के व्यवसाय को चलाने से कुछ अलग थी। अज़ीज़ सेन साहब को बचपन से फोटोग्राफी का बेहद शौक था, जो आगे चलकर उनके सिनेमाई करियर का आधार भी बना। ये आपको आगे पता चलेगा। अभिनय का सपना देखने वाले अपने कई समकालीनों के विपरीत अज़ीज़ सेन साहब का पहला प्यार फोटोग्राफी था। लिहाजा कलकत्ता के न्यू थिएटर्स में जाकर डायरेक्टर नितिन बोस से फिल्म मेकिंग सीखना चाहते थे वो। लेकिन समस्या ये कि घर परिवार को कौन समझाए। पिता चाहते थे कि जो व्यवसाय है घर का उसको संभालें, यहीं रम जाएं, यहीं रहकर कुछ बेहतर करें। लेकिन उनकी ख्वाहिश, उनका जो पहला प्यार था वो थी फोटोग्राफी। तो उसी क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे, बढ़ना चाहते थे। जद्दोजहद गहरी थी, क्योंकि एक तरफ परिवार की पुकार तो दूसरी तरफ दिल की पुकार। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैसे किसकी पुकार को उन्होंने सुना और कैसे वो कारवां आगे बढ़ा, वहां तक पहुंचा जहां से वो हास्य अभिनेता के तौर पर हमारे आपके सबके साथ जुड़े, सब बताएंगे आपको। बस इसके लिए आपको यहीं बने रहना पड़ेगा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर आज की रजनीगंधा में। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। दिल लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं।
तो किस यकीन से घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। बस ऐसे ही दिल की पुकार को सुनते हुए आगे बढ़ना चाह रहे थे वो, और इस मुकाम को आगे तक ले जाना चाहते थे। कहते हैं कि जब 10वीं पास हुए तो माँ चाहती थी कि उनकी शादी करवा दी जाए, पिता चाहते थे कि व्यवसाय को संभाल लें, और इधर माँ चाहती थी कि जल्दी शादी हो जाए, क्योंकि बहुत बीमार रहा करती थी माँ। तो उनका मानना ये था कि उनके रहते अगर बेटे की शादी हो जाएगी, घर बस जाएगी, सामने देख लूँगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसा कि हर माँ बाप की कभी किसी विषम परिस्थितियों में होती है। और उनके इस इच्छा को दबाव दादी ने भी दे दिया। दादी का भी ये कहना था कि नई शादी करवा दी जाए तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी, यहीं रहेगा, अगर जो पढ़ाई में मन नहीं भी लग रहा है तो यहाँ रहकर अपनी गृहस्थी संभालेगा, यहीं रम जाएगा। लेकिन असीस सेन साहब ये नहीं चाहते थे। कारण एक तो फोटोग्राफी से पहला प्यार, दूसरा ये कि कम उम्र में शादी करने का कोई अभी मन भी नहीं था। इसलिए एक ऐसे मौके की तलाश में थे जहां से वो निकल सकें, वहां पहुंच सकें जहां उनके सपनों की दुनिया हो। और कहते हैं इस मौके को पूरा करने का वो वक्त भी आ गया जब एक रिश्तेदार की शादी के सिलसिले में उन्हें कलकत्ता जाने का मौका मिला। और बस मौका जैसे ही मिला, उन्होंने उस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए घर वालों से ये बहाना बना दिया कि वो कलकत्ता जाकर वहां रहकर BCom की पढ़ाई करना चाहते हैं। अब जब पढ़ाई का मसला सामने आ गया तो जाहिर सी बात है घर वालों को वहां झुकना ही पड़ा। कहते हैं कि ऐसे सेन साहब के घर वालों ने उन्हें कलकत्ता में रहकर पढ़ने की छूट दे दी थी, हालांकि इस बात से बिल्कुल बेखबर बेअनजान होकर कि उनकी प्लानिंग क्या है। घर से झूठ बोलकर कलकत्ता आ गए थे वो कि यहाँ रहकर पढ़ाई करेंगे, जबकि प्लानिंग में तो ये था कि कलकत्ता के मशहूर न्यू थिएटर्स में काम करेंगे और फिर नितिन बोस साहब के सानिध्य में रहकर, उनके अंडर में रहकर फिल्म मेकिंग के गुर सीखेंगे। लिहाजा पढ़ाई तो कहने भर को रहकर एक किनारे हो गई और फिल्म मेकिंग के गुर सीखने का जो सुरूर था वो इतना रहा कि थिएटर से भी जुड़ गए। कलकत्ता में ही पहली दफ़ा कहते हैं असीस सेन साहब ने स्टेज पर एक्टिंग की, क्योंकि अंदर से वो एक कीड़ा तो था ही ना कि उस दौर में जाना है जहाँ वो कैमरामैन बने, फोटोग्राफी करें और थोड़ा सा एक्टिंग का गुर अंदर था ही, तो उसको भी करें। लिहाजा कलकत्ता के थिएटर जगत में इनका जो नाम था वो भी होने लगा, चर्चे होने लगे, लोग जानने लगे, जिसके चलते लगने लगा था उन्हें कि वो जो चाहते हैं ये वही मंजिल है जिसे वो हासिल करना चाहते हैं, ये वो प्यार है जो उनकी ज़िंदगी में आया है, जिसका उन्हें शिद्दत से इंतज़ार था। कैसे अपने प्यार को उन्होंने पाया, कैसे पहुंचे अपनी मंजिल तक, आगे सारी कहानी आप तक होगी। फिलहाल 10:29 का वक्त, रजनीगंधा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर। सा ख्वाब जैसे सच हो के मुस्कुराए, तू मेरी जिंदगी में हो कुछ इस तरह से आए, भूला सा ख्वाब जैसे सच हो के मुस्कुराए। कितनी यादें आज गले मिलने
बहाने सफर की कभी मंजिल न आने पाए। तुम मेरी जिंदगी में किस तरह से आए। ओ भूला सा ख्वाब जैसे सच होके मुस्कुराए। बढ़ती दिल की धड़कन कहती है कितने अफसाने। दिल के सागर कितने गहरे, दिल ही समझे दिल ही जाने। आए समझ में ये राज तब जब उम्र बीत जाए। जैसे सच होके
मुसाफिर खड़ा रास्ते में, उसके हाथों सब कुछ लुटा बस्ते में। छोटी सी उमरिया है, लंबी सी डगरिया रे, जीवन है परछाई रे। पुरवा पुरवा सुहानी आई रे। पुरवा ढोली ढोल बजाना बजाना, ताल से ताल मिलाना मिलाना। कर ले कर भी ले प्यार की पूजा, ला 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 ला। कर ले कर भी ले प्यार की पूजा, प्यार के रंग पे चढ़े ना रंग दूजा। चाहे कोई सपना है मेरे लिए अपना है, बात मेरी मन आई रे। पुरवा सुहानी आई रे। पुरवा ओ मेरा सी दीवानी रे नाचे मस्तानी, मेरा सी दीवानी रे नाचे मस्तानी। होठों पे है सरगम तो आँखों में पानी, घुंघरू दीवाने हुए, रिश्ते पुराने हुए, गीत में कहानी गाई रे। पुरवा पुरवा सुहानी आई रे। पुरवा ऋतुओं की रानी आई। तो जिंदगी में सब कुछ ऐसे बहार की तरीके से लग रहा था। पिता ने गोरखपुर बुलवा लिया था वापस कलकत्ता से कमिश्नर साहब के तबादले की विदाई समारोह की तस्वीरें खींचने के लिए, और कहते हैं कि वहाँ तस्वीरें इतनी पसंद आई कि उससे मुतासिर होकर उन्होंने 1932 में अपनी गोरखपुर में ही फोटोग्राफी की दुकान खोल दी और नाम रख दिया था सेन स्टूडियो, सेन फोटो स्टूडियो। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनका स्टूडियो बहुत दिन दुनी रात चौगनी तरक्की के साथ था। मगर कहते हैं कि हम जो अक्सर सोचे वैसा हमेशा पूरा हो, ऐसा होता नहीं। दुकान खुले हुए कुछ ही साल हुए थे कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये वो दौर था जब फोटोग्राफी का सारा सामान इंग्लैंड से भारत आया करता था। इसलिए जब युद्ध छिड़ा तो सामान की आवाजाही भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। इतना प्रभाव पड़ा कि सेन साहब का जो फोटो स्टूडियो था वो भी संकट में आ गया। फोटो स्टूडियो बंद होने के कगार पर पहुंचा तो असित सेन साहब को रोजी रोटी की चिंता भी सताने लगी। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जिंदगी उनसे चाहती क्या है, क्या ऐसा है जो वो करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उसके बीच में इतनी तमाम सारी अड़चनें आ रही हैं। कहते हैं कि रोजी रोटी का संकट गहराया तो मन में सैकड़ों तूफान भी उठने लगे कि क्या और कैसे किया जाए, क्योंकि कलकत्ता में भी जो कुछ मकाम हासिल किया था उसे पीछे छोड़कर विराम लगाकर गोरखपुर में एक स्टूडियो खोला था, ये सोचकर कि अच्छा काम करके अच्छा पैसा और नाम सब कमाया जाएगा, यहीं रह जाएंगे। पिता की जो सोच थी उसको भी पूरा करेंगे और अपने फोटोग्राफी का जो शौक है उसको भी निभाएंगे। लेकिन नियति के चक्र ने सब उलट दिया। पर इसी सोच विचार और जद्दोजहद के चलते कहते हैं बम्बई जा पहुंचे वापस, जहां उन्हें एक फिल्म कंपनी में स्टिल फोटोग्राफी का काम भी मिल गया। नए काम में असित साहब रम भी गए थे, लेकिन ईश्वर को जैसे अभी उनके और इम्तिहान लेने बाकी थे। समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी आखिर उनसे चाहती क्या है। कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये
क्या हुआ हम क्यों शिकवा करे झूठा क्या हुआ जो दिल टूटा हम क्यों शिकवा करे झूठा क्या हुआ जो दिल टूटा शीशे का खिलौना था कुछ ना कुछ तो होना था हुआ ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ जब हुआ तब हुआ ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ समझे ना हमने जो देखा था सुना था क्या बताए वो क्या था हमने जो देखा था सुना था क्या बताए वो क्या था सपना सलोना था तुम तो होना था हुआ ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ जब हुआ तब हुआ ओ छोड़ो ये न सोचो यही सवाल उनको बार बार अंदर तक कुरेद रहा था कि आखिर वो जो सोच रहे हैं चीज़ें वैसे क्यों नहीं हो रही हैं। एक तरफ तो रास्ता दिखता है कि हाँ जो उन्होंने सोचा है वो मंजिल उनको मिल जाएगी, कि तभी कुछ ऐसा होता है कि आकर कोई चीज़ ऐसी खड़ी होती है सामने जो उनके बने बनाए सपने को एक ही हवा के झोंके से ढेर कर देती है। नहीं समझ पा रहे थे। कई सारे इम्तिहानों के बीच में जब वो अपने घर से कलकत्ता से बम्बई पहुंच गए थे, जहां उन्हें वापस काम मिला स्टिल फोटोग्राफी का, रम भी गए थे वहां पर, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वापस ये लगा कि शायद अब फिर कुछ नया, कुछ आगे कुछ ऐसा आना है जिसको सोचकर कई बार मन भी घबराता है। कहते हैं कि तभी घर से उनको तार मिला कि माँ बीमार हैं, घर आ जाओ। असित सेन साहब तुरंत अपना सारा सामान उठाकर कहते हैं मुंबई से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचे तो माँ बीमार थी। खबर मिली थी कि माँ की बीमारी की, लेकिन उससे पहले दादी चल बसी। दादी के निधन के कुछ समय बाद चूंकि माँ बीमार भी थी और सदमे में भी थी, जिसकी वजह से उनका भी निधन हो गया। 3 महीने के अंदर ही घर में हुई 2 मौतों से असित सेन साहब पूरी तरह टूट गए थे। इतना कि ना अब उनसे गोरखपुर में रहा जा रहा था और ना ही बंबई जाकर दोबारा काम करने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें, कैसे अपनी जिंदगी की जो जद्दोजहद है उसको पूरा करें। फिर किस तरीके से उस मकाम तक पहुंचे जहां से हास्य अभिनेता हमें आपको मिला, बताएंगे आपको इस गीत के बाद। फिलहाल ये गाना आप तक। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं।
कभी टूट गया कभी तोड़ा गया 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं सजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं से कई बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कि हम समझ नहीं पाते कि आखिर जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है और क्या हो रहा है ज़िंदगी आपसे क्या चाहती है नहीं समझ पाते आप दर दर भटकना और फिर उसके बावजूद हिम्मत और हौसले को हार जाना अक्सर हम में से कई सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है लेकिन ये असद सेन साहब थे जो इतनी मुश्किलात इतनी जद्दोजहद के बावजूद भी कहते हैं उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा उसे नहीं खोया एक दिन उन्होंने अपना दिल पक्का किया और हिम्मत जुटाते हुए वापस कलकत्ता की तरफ रवाना हो गए और कहा जाता है कि ये फैसला उनकी ज़िंदगी का निर्णायक मोड़ भी साबित हुआ अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था कि जब गोरखपुर से कलकत्ता पहुंचे तो वहां जाकर उनकी मुलाकात उनके दोस्त कृष्णकांत से हुई जो कि उस वक्त फिल्म बन फूल में कानन बाला के साथ काम कर रहे थे और कृष्णकांत साहब ने उनकी मुलाकात एक्ट्रेस सुमित्रा देवी और उनके पति देव मुखर्जी से करवाई और ऐसा माना जाता है कि दोनों से ये जान पहचान आगे उनके बहुत काम आई उन्हीं की बदौलत उनकी मुलाकात फिल्म मेकर बिमल रॉय साहब से हुई जो कि तब तक अपनी पहली बंगाली फिल्म उदयेर पाथे बना चुके थे और अब हिंदी में बनाने की तैयारी कर रहे थे मुश्किल ये थी कि बांग्ला भाषी थे वो हिंदी का ज्ञान उन्हें नहीं था और उस फिल्म को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसकी हिंदी अच्छी हो जो अच्छी तरीके से हिंदी का जानकार हो ये जो मोड़ था ये जो मौका था असद सेन साहब के लिए कमाल का होने वाला था क्योंकि ऐसा माना जाता रहा कि भले ही वो बंगाली परिवार से थे लेकिन चूंकि जन्म गोरखपुर में हुआ था पले बड़े वहाँ थे तो जिस कारण उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी जिसके चलते बिमल रॉय साहब ने उन्हें अपना तीसरा सहायक बना लिया अब तीसरा इसलिए कह रही हूँ आपसे क्योंकि इसके पहले 2 असिस्टेंट थे उनके पास लेकिन बात वही थी कि हिंदी के लिए कोई चाहिए था तो वो नहीं था वो तलाश उनकी ख़त्म हुई बिमल रॉय साहब की ख़त्म हुई असद सेन साहब के पास आकर और अगर दूसरे अर्थों में कहें तो असद सेन साहब को की भी जो तलाश थी वो बिमल रॉय साहब के साथ आकर कहीं ख़त्म हुई क्योंकि आगे आने वाले वक्त में दोनों ने एक लंबा जो था कोलैबोरेशन साथ में किया कई सारी फिल्में की जो सराही भी गई
पसंद भी की गई। अच्छा, जब उन्हें असिस्टेंट बनाया तो उस बीच कुछ छोटे मोटे रोल भी वो थिएटर में किया करते थे और ये बात विमल रॉय साहब जानते थे। जब फिल्म उदयेर पाथे का हिंदी वर्जन बन के आया हमराही नाम से, तो कहते हैं कि इस फिल्म ने उन्होंने असित सेन साहब को एक छोटा सा रोल दे दिया कि तुम इस रोल को प्ले करो। हालांकि रोल बहुत छोटा था, लेकिन पहली फिल्म के तौर पर वो शुमार हो गया। असित सेन साहब मेहनती थे, ये बात तो विमल रॉय साहब को बताई थी और फिल्म में उनका जौहर वो देख ही चुके थे, खासा मुतासिर थे उनसे। और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी जब उन्होंने तीसरे असिस्टेंट के तौर पर उनको रखा था, देखते ही देखते वो उनके दूसरे और फिर पहले असिस्टेंट के तौर पर शुमार हो गए। अब विमल रॉय साहब की तलाश यहाँ ख़त्म हुई थी, तो वहीं असित सेन साहब को भी ये लगने लगा था कि जो ख्याल उनके मन में दिन रात सुबह शाम चलता था, उसको आयाम मिलने वाला था। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है? शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहता है, तू रहता है। कुछ कहती है ये बदली, क्या कहती है? कुछ कहती है ये बदली, और क्या कहती है? शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहती है, तू रहती है। रिमझिम गाता है पानी, क्यों गाता है? प्रीत में काजल गीत ये जीवन बन जाता है, बन जाता है। फिर आई पुरवाई, क्यों आई है? फिर आई पुरवाई, क्यों आई है? सजनी तेरा प्रेम संदेशा ये लाई है। भीगी भीगी रातों में क्या होता है? भीगी भीगी रातों में क्या होता है? नींद न आए हमको, हाय जग सोता है, जग सोता है। तो विमल रॉय साहब के साथ उनका कोलैबोरेशन हो गया था। 1945 से 49 तक कहते हैं असित सेन साहब न्यू थिएटर से ही जुड़े रहे। और 50 के दशक की शुरुआत में जब बांग्ला सिनेमा थोड़ा पतन पर आने लगा, तो विमल रॉय बॉम्बे टॉकीज के बुलावे पर मुंबई आ गए थे और अपने साथ अपनी टीम में कुछ खास लोगों को भी ले आए, जिनमें उस वक्त सिनेमाटोग्राफर कमल बोस, एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी और लेखक नवेंदु घोष के साथ साथ असित सेन भी शामिल थे। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म मां का निर्देशन करने के बाद जब विमल रॉय ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली, तो वहां भी असित सेन साहब उनके साथ बतौर सहायक जुड़े रहे और ये सिलसिला करीब 13 सालों तक साथ में रहा। विमल रॉय के असिस्टेंट के तौर पर शुमार रहे असित सेन साहब और ये सिलसिले ने कई सारी फिल्में आगे दी हैं। जब अगले घंटे में आपके साथ पहुंचेंगे ना, तो उन तमाम फिल्मों का जिक्र भी करेंगे और उनके जो हास्य किरदार हैं उनका भी जिक्र करेंगे। कैसे एक हास्य अभिनेता के तौर पर अपनी विशिष्ट अनूठी जो शैली थी उससे उन्होंने एस्टैब्लिश किया। पर्दे पर आते ही जहां लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिलती थी, सिर्फ उनकी एक डायलॉग डिलीवरी के चलते। जानने के लिए बस आपको यहीं हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। 10:57 का वक्त हो चुका है। फर्स्ट हाफ को हम यहाँ पर रोकेंगे, लेकिन आपका साथ यहाँ भी इसकी दरकार है। उन्हीं की फिल्म अभिनेत्री से एक प्यारा सा गाना आपको दे रही हूँ, उस गाने को सुनिए, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, जुड़े रहिए आपका अपना 100.7 FM रेनबो, जिस पर आज हम और आप दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थ एनिवर्सरी असित सेन साहब की। मेरे माँ मैं तेरी सलगार, मेरे संग मेरे साजना, सरेगमपा पा 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 धा मेरे गार, मेरे संग मेरे साजना। मैं हूँ बहार
बाबा धमरे गा रहे हैं संग तेरे साजना। नौकरी दिलाइए मालिक। कौन है बे? मालिक। वहाँ कौन करा भाड़ रहा है? अरे आप यहाँ पे हैं? साष्टांग प्रणाम। जय हो जय हो। क्या कष्ट है? मैं तो आपका कष्ट दूर करने आया हूँ। वो आपका मोटू मैनेजर है ना तोंदूमल, वो महा 420 आदमी है। हाँ, आप उसको फौरन लात मार के निकाल दीजिए और मुझे गले से लगा दीजिए। बड़े आया है गले से लगने वाला। अबे तोंदूमल के सामने ही तोंदूमल की पोल खोलता। जा निकल यहाँ से। आप ही तोंदूमल हैं? ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं तो मैं आपको ही मस्का लगाता। मस्का? मस्के से क्या होगा? आजकल की दुनिया में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आवाज वापस आपको गुदगुदाने का मादा रख रही होगी, और ये कोई और नहीं बल्कि असित सेन साहब हैं, जिनकी कॉमेडी के सीन जब फिल्मी पर्दे पर चलते थे तो आप और हम बिना किसी जद्दोजहद के होठों पर मुस्कान लेकर कई घंटों तक बस ऐसे ही ठहाके लगाया करते थे। बर्थ एनिवर्सरी है आज उनकी, और उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए आज का रजनीगंधा हम समर्पित कर रहे हैं उन्हें। रात के 11:05 का वक्त हो चुका है और ये सफ़र यूं ही आपके साथ है। 1956 तक असित सेन विमल दा के असिस्टेंट बने रहे थे, और जब 53 में आई 2 बीघा ज़मीन में बतौर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, और 1953 में जब रिलीज हुई परिणीता, उसके बाद बिराज बहू 54 में और 55 में आई थी फिल्म देवदास, जिसमें उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर क्रेडिट भी उनको दिया, वो क्रेडिट भी उनको मिला। कहते हैं कि 1956 में विमल दा ने असित सेन साहब को अपनी ही फिल्म कंपनी विमल रॉय प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म परिवार के डायरेक्शन का मौका दिया, और इसके तुरंत बाद ही 1957 में असित सेन साहब ने फिल्म अपराधी कौन उसको डायरेक्ट किया, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री थी। कहा जाता है कि आलोचकों ने उनके सस्पेंस को कुशलता से संभालने की बेहद जमकर तारीफ की, जिसने साबित कर दिया कि उनमें निर्देशन का भी हुनर है। फोटोग्राफी का शौक उनको था ही, कैमरामैन वो बनना ही चाहते थे, और कुछ अदायगी भी थी क्योंकि जब थिएटर करते थे तो वो भी जौहर था उनके अंदर। हिंदी अच्छी जानते थे, तमाम सारी चीज़ों से बिमल रॉय खासा मुतासर थे उनसे, और फिर उन्होंने ये मौका भी उनको दिया, जिसका हुनर जब सामने आया तो लोग तारीफ करते नहीं थके। कहते हैं इस एक मोड़ पर आकर असित सेन साहब को अब ये रियलाइज़ हो रहा था कि उन्हें निर्देशन की फील्ड में अपना कदम रख देना चाहिए, जो उनका प्यार है उसको यहाँ से वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इन 2 बड़ी सफलताओं के बाद भी असित सेन साहब ने निर्देशन की कमान छोड़कर अभिनय की तरफ रुख कर लिया, और उसके बाद बने भारतीय सिने जगत के महानतम हास्य कलाकार। बताएंगे हम आपको आगे के सफर में। फिलहाल 11:06 का वक्त, रजनीगंधा का सेकंड हाफ, आज बर्थ एनिवर्सरी स्पेशल के तौर पर असित सेन साहब की। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। हाँ, उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। दीवानों से ये मत पूछो। पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। दीवानों से ये
मत पूछो। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत। कहते हैं कि जब तक विमल रॉय साहब ने उन्हें मौका नहीं दिया था, तब तक असित सेन साहब ने भी कभी निर्देशक बनने का सपना भी सपने में नहीं देखा था। बस फोटोग्राफी का शौक था और कुछ छोटी मोटी फोटोग्राफी करके कुछ अच्छा नाम कमाना चाहते थे, ये उनके सपने में चल रहा था। लेकिन जब ये 2 फिल्में परिवार और अपराधी कौन उन्होंने डायरेक्ट करी, तब उन्होंने इस बात को बिल्कुल पुख्ता कर लिया था कि अब वो निर्देशन के क्षेत्र में ही आगे बढ़ेंगे। 4 फिल्में भी साइन कर ली थी। कहते हैं कि 2 की शूटिंग शुरू भी हुई पर पूरी नहीं हो सकी, और फिर 2 फिल्में जो शुरू ही नहीं हुई वो ऐसे ही रह गईं। लिहाजा नतीजा ये हुआ कि इसके बाद करीब वो 11 महीने तक खाली बैठे रहे। अब चूंकि डायरेक्शन का कोई काम नहीं आ रहा था और आगे भी कोई उन्होंने ऐसी प्लानिंग की नहीं थी, क्या करें कि इसी वक्त उनके पास अभिनय के ऑफर्स आने लगे। कहते हैं कि फिर उन्होंने अपना जो मन था उसको मोड़ा अभिनय की तरफ, क्योंकि कुछ तो करना ही था ना जो उनको इस क्षेत्र से जोड़े रह सकता, जहां उनको वो फील, जहां वो पुट जो था वो उन्हें मिलता रह सकता। 1949 में उन्होंने न्यू थिएटर की एक फिल्म छोटा भाई साइन की थी और उस फिल्म में असित साहब को एक बुद्धू नौकर के किरदार में कॉमेडी करनी थी। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए, और कहते हैं कि तभी यहाँ पर काम आया उनके घर का वो बुद्धू नौकर जो संवाद को, जो बात को खींच कर बड़े ही धीमे अंदाज में, स्लो टेम्पो में बोलता था। का हो बाबू, का करत हव? तो ये तो हम बोल रहे हैं, लेकिन जब असित सेन साहब ने इस तरीके के डायलॉग्स को बोला तो वो स्टाइल ही एकदम अलग था। कहते हैं कि उनकी उससे स्टाइल को कॉपी कर लिया असित सेन साहब ने, जो उनके घर का जो नौकर था, और उनकी ये ट्रिक भी काम आ गई, जिसके बाद सुजाता, परख, काबुलीवाला, छाया और जंगली जैसी फिल्मों के जरिए असित सेन साहब के पास कॉमेडी के रोल्स की लाइन लग गई और यहाँ से हास्य अभिनेता का जो उदय था वो हुआ। हर तरफ बस उनकी जो कॉमिक टाइमिंग थी, जो उनका अंदाज था वो स्लो टेम्पो में बोलने का, उसकी ही चर्चा होने लगी। हर तरफ उन्हीं के नाम के डंके भी बजने लगे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम, हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा, तो बेहद कम स्पीड में डायलॉग बोलने वाली स्टाइल की वजह से असित सेन साहब के चर्चे हर तरफ होने लगे थे, इतने ज़्यादा कि हर डायरेक्टर उनसे अब अपनी हर फिल्म में इसी तरीके के डायलॉग बोलने की मांग करने लगा। कहते हैं खुद विमल रॉय साहब ने असित सेन साहब की डायलॉग डिलीवरी से प्रभावित होकर उन्हें फिल्म सुजाता में पंडित भवानी शंकर शर्मा के रूप में एक छोटा सा किरदार दे दिया। 1959 में आई थी ये फिल्म, न केवल अपने कथानक बल्कि गीतों के चलते भी सराही गई थी और 1960 के कान फिल्म महोत्सव में भी शामिल हुई थी। कहते हैं असित सेन साहब की जो स्टाइल थी वो इस तरीके से छाई कि बस उसके बाद तो यही डिमांड, यही चीज और यही अदायगी हर किसी को पसंद आने लगी। गोपाल, गिरधारी, चिल्लाओ नहीं, पुलिस आ रही है। अरे पुलिस आते आते तो ये फट जाएगा, सब मर जाएंगे। चलो भागते रहे। रामू, गोपाल, गिरधारी, अरे कहाँ से मर गए? क्या हुआ सेठ जी? अरे क्या हुआ वो देखो, वो तो छोटा सा बक्सा सेठ जी। तो बीच बीच में डायलॉग्स आपको इसलिए सुनवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आज आप असित सेन साहब की बर्थ एनिवर्सरी रजनीगंधा के थ्रू हम और आप यहाँ पर इसको जी रहे हैं। और बात सुजाता की चली थी, फिल्म सुजाता की, तो उसी फिल्म से ये प्यारा सा गीत आप सबकी पेश खिदमत। गीत में तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए, तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका,
जादू बन के तेरी आंखों में रुका चल न सका दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका जादू बन के तेरी आंखों में रुका चल न सका आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए। तो फिल्म सुजाता के छोटे से किरदार ने उन्हें हर घर में चर्चित तो कर दिया था, लेकिन अभी भी इंतजार था किसी एक ऐसी फिल्म का या फिर किसी एक ऐसे किरदार का जो उनको स्थायित्व दिलवाता और ये बता सकता कि हाँ उनके अंदर हुनर है, काबिलियत है एक अच्छे हास्य अभिनेता बनने की भी। इसी इंतजार के बीच आया साल 1962 जब पर्दे पर रिलीज हुई वो फिल्म जिसने न केवल उनको स्थायित्व दिया बल्कि एक ऐसी पहचान भी दी जिस पहचान को आगे आने वाले वक्त में भी कई सारे लोगों ने भुनाया। कौन सी थी वो मूवी अभी बताऊंगी आपको, लेकिन इस गाने को सुनिए उसके बाद ये खुलासा आप तक। हम लौट आई बेकरार करके हमें यूं न जाइए आपको हमारी कसम लौट आई देखिए वो काली काली बदलियां जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं चोरी चोरी आके शोख बिजलियां आपकी अदा चुरा न ले कहीं यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए आपको हमारी कसम लौट आई बेकरार करके हमें यूं न जाइए आपको हमारी कसम लौट आई देखिए गुलाब की वो डालियां बढ़ के चूम ले नया आपके कदम देखिए गुलाब की वो डालियां बढ़ के चूम ले नया आपके कदम खोए खोए भंवर भी है बाग में कोई आपको बना न ले सनम बहकी नजरों से खुद को बचाइए आपको हमारी कसम लौट आई बेकरार करके हमें यूं न जाइए
आपको हमारी कसम लौट आई। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए। खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम। तो बेकरारी का आलम उधर भी था, इस इंतज़ार में कि कब वो मकाम आएगा जब उन्हें एक स्थायित्व मिल जाएगा और एक पहचान भी मिल जाएगी। और मुझे पता है कि बेकरारी का आलम इधर भी है, ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन सी फिल्म थी जिसने उन्हें स्टैब्लिश कर दिया। तो बस ठहर जाइए, वो वक्त आ गया जब हम आप तक उस फिल्म के बारे में उसका जिक्र करने के लिए यहाँ वापस हाजिर हैं। साल था 1962, तारीख 1 जनवरी, जब पर्दे पर रिलीज हुई वो फिल्म जो कि एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर थी, जिसे निर्देशित किया था बीरेन नाग साहब ने और संगीत था हेमंत दा का। दोनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था, निर्देशित भी किया था। कहते हैं कि विश्वजीत साहब की ये पहली हिंदी फिल्म भी थी। और अगर हम मुख्य भूमिकाओं में बात करें तो विश्वजीत साहब के साथ वहीदा रहमान भी थी और असित सेन साहब भी इस फिल्म में थे, अपने उसी चिर परिचित अंदाज में। कहते हैं कि उनके उसी अंदाज को ध्यान में रखकर उनके लिए एक विशेष तरीके का किरदार रचा गया था, और वो किरदार था फिल्म में जासूस का। जी हाँ, गोपीचंद जासूस का किरदार उनको दिया गया था, जिसको कहते हैं कि उन्होंने इस तरीके से निभाया, इस अदा से निभाया कि वो इतना पॉपुलर हुआ कि न केवल उस वक्त उसे सराहा गया बल्कि बार बार इसकी नकल भी की गई। और इस तरीके से नकल हुई कि साल 1982 में अभिनेता राजेंद्र कुमार के भाई फिल्म मेकर नरेश कुमार साहब ने एक फिल्म गोपीचंद जासूसी कहते हैं उस नाम पर बना डाली। और ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि वही जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जी हाँ, वही फिल्म जो बेहद सराही गई थी, वीरेन नाग साहब के द्वारा प्रदर्शित की गई थी और पर्दे पर विश्वजीत, वहीदा रहमान नजर आए, साथ में गोपीचंद जासूस के किरदार के साथ रहे असित सेन साहब। और फिल्म 20 साल बाद, पता है, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी रही कि इस फिल्म में गोपीचंद जासूस का किरदार मिलने के वक्त बड़ी दिक्कतें आने वाली थीं। क्या था वो किस्सा, बताएंगे भी आपको हम। तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम पुकारो कि जाने वफा कहूँ, हैरत में पड़ गया हूँ कि मैं तुमको क्या कहूँ। जमाना है तुम्हारा चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। जमाना है तुम्हारा चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी इस शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कितनी मासूम लग रही हो तुमको जालिम कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी,
जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की, नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए। जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। हम पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो, छेड़ने वाले तुमको और भी हैं। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो आंखों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराओं से। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो आंखों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती है जुल्फों से। ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा। तो अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि उनकी हर अदा कातिल थी या नहीं। आपको स्पष्ट जवाब मिलेगा कि हाँ, उनकी हर अदा कातिल थी। जब वो पर्दे पर आते थे अपनी बेहद धीमी अंदाज में, बेहद धीमे स्टाइल में और शब्दों को खींचकर, संवाद को खींचकर बोलते थे, तो यकीनन वो दिलों को चुरा ले जाते थे, और ऐसा कि फिर उस जगह को कोई और भर नहीं पाया कभी। लेकिन जब इस फिल्म के दौरान उनका जो रोल था ना, गोपीचंद जासूस, उसको बनाने की बात आई तो बड़ी जद्दोजहद हो गई थी। एक तरीके का किरदार करते करते ये बात तो उन्हें लगने लगी थी कि वो भी कहीं टाइप्ड ना हो जाएं। ये ख्याल असीस सेन साहब के मन में भी था, लेकिन ये उनकी हिम्मत ही थी कि बावजूद इसके उन्होंने अपने उस स्टाइल को नहीं छोड़ा और उसी स्टाइल से अपना एक मकाम भी बनाया। कहते हैं कि शूटिंग के दौरान जब कुछ लोगों को जासूस का इस तरीके से बोलना पसंद नहीं आया, मतलब जनरली जासूस जो होगा वो थोड़ी जासूसी करता है, वो गंभीरता के साथ सामने आए, ऐसा लोग विचार करते हैं, सोचते हैं। लेकिन जो उनका अंदाज था बेहद स्लो स्टाइल में, धीमी गति से शब्दों को खींच कर बोलने का, उस वक्त कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। कहते हैं कि जब ये बात निर्देशक बीरेन नाग साहब के पास पहुंची तो घबराकर उन्होंने असित सेन साहब के ढेर सारे सीन एडिटिंग टेबल पर ही काट दिए थे। सोचिए, फर्ज कीजिए अगर ये ऐसा हो गया होता तो क्या ही होता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीरेन नाग साहब एक अच्छा जो हास्य अभिनेता था, उसकी एक्टिंग को, उसके अभिनय से कहीं वंचित रह जाते। लेकिन भला ऊपर वाले का कि वक्त रहते कहीं ये एक समझ आई, और फिर हुआ कुछ यूं कि जब एडिटिंग टेबल पर उनके सीन काट दिए थे, लेकिन जब फिल्म पूरी हुई और रिलीज से पहले ट्रायल शो रखा गया तो फिल्म को देखकर सभी को ये लगा कि गोपी चंद जासूस का जो किरदार है वो बहुत इंटरटेनिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इस किरदार को बहुत कम रोल इसमें दिया गया है, इसे कुछ ज़्यादा ही फुटेज मिलनी चाहिए। बस फिर क्या था, कहते हैं कि उसके बाद फिल्म में असित सेन साहब के काटे गए सारे सीन फिर से जोड़े गए, और जब फिल्म रिलीज हुई पर्दे पर तो गोपी चंद जासूस लोगों को ऐसा भाया कि हर तरफ उन्हीं की चर्चा होने लगी। इतनी कि लोग कहते हैं कि स्कूल में कई बार उनके जो बच्चे थे उनको भी लोग जासूस का बच्चा कहकर चिढ़ाने लगे थे। और तो और वो जो जिक्र मैंने आपसे किया 1982 में जब राजेंद्र कुमार साहब के भाई साहब ने उन्हीं के जो किरदार था गोपीचंद जासूस, उसको लेकर फिल्म बना दी। अब इतना कुछ होने लगेगा अगर, तो जाहिर सी बात है कि मन का जो भंवरा है वो गुनगुनाएगा ही। असित सेन साहब भी अपने इस उपलब्धि से खासा मुतासिर हो गए थे, और अब जो मन का जो भंवरा था ना, यकीन मानिए असल मायने में उसने गुनगुनाना अब शुरू किया था। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है
घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए हाय जरा देखो सजन बेईमान भौरा कैसे मुस्काए हाय कलियों शर्माए घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए हाय रुत ऐसे हाय कैसे ये पवन चले गली गली गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली किसी को क्या कहे हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए खोए हुआ क्या खोए ओए जागी जिया में अरमान सोए सोए किसी को क्या कहे हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए खोए हुआ क्या खोए ओए जागी जिया में अरमान सोए सोए रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली आ, आ, सुनो पास ना कली के बहाने प्यार ना जताओ जाओ चलो बात ना बनाओ भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ जाओ सुनो पास ना कली के बहाने प्यार ना जताओ जाओ चलो बात ना बनाओ भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ जाओ रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली तो उनके नाम की बयार अब हर तरफ बह रही थी और कहते हैं कि इस फिल्म के बाद 20 साल बाद के बाद जब गोपी चंद जासूस के किरदार में वो फेमस हो गए उसके बाद चांद और सूरज, भूत बंगला, नौनिहाल, ब्रह्मचारी, यकीन, आराधना, प्यार का मौसम, पूरब पश्चिम, दुश्मन, मछली दीदी, बुढ़ा मिल गया, मेरा गांव मेरा देश, आनंद, दूर का राही, अमर प्रेम, सुजाता, परख, काबली वाला, जंगली, बंदनी, मेरे सनम, तीसरी कसम, अमानुष, बॉम्बे टू गोवा और अनुरोध जैसी तमाम सारी फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाते उनको देखा गया। और मज़े की बात ये भी रही कि भले ही फिल्मों में हीरो या हीरोइंस को हम तवज्जो देते हैं लेकिन जब भी कभी वो पर्दे पर आते थे तो यकीन मानिए कहीं से भी वो जो अभिनेता थे उनसे कम फुटेज उन्हें कभी नहीं मिलती थी। जितनी देर भी वो स्क्रीन पर रहते थे उस स्क्रीन का सारा जो एक क्रेज था ना, सारा जो चार्म था वो अपने हिस्से ले जाया करते थे। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं।
थी दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर, हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं, उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले, काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो, लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते। यकीनन जिंदगी की राहों पर कई बार आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, लेकिन असीस सेन साहब एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें आप कभी भूल नहीं सकते। इत्तेफाकन उनका अभिनय में आना हुआ और उसके बाद जो उनके ख्वाब थे, जो सपने थे, वो उन्होंने अपनी शिद्दत के साथ उसको पूरा भी कर लिया। कहते हैं कि असीस सेन साहब का बिमल रॉय साहब से एक अनूठा रिश्ता रहा। शुरुआत उनके साथ करी थी एक निर्देशक के तौर पर, फिर सुजाता फिल्म के ज़रिए उनका जो कॉमिक टाइमिंग था वो लोगों की नज़रों में आया और वहीं से रास्ता खुला 1962 की फिल्म 20 साल बाद का, जहां से उन्हें गोपीचंद जासूस का जो किरदार था वो मिला, जिसने उन्हें ख़ास पहचान, एक स्थायित्व भी दिलवाया। बिमल रॉय साहब के अलावा यूँ तो उन्होंने कई सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन अगर हम बिमल रॉय साहब की बात करें तो उनकी कई फिल्मों में वो भूमिकाएं निभाते नजर आए। फिर चाहे सुजाता में पंडित भवानी शंकर का किरदार हो, या बंदनी में शंभू की भूमिका, या परख में भंजू बाबू की भूमिका रही हो, या फिर 1971 में आई उनकी वो यादगार भूमिकाओं में से एक रही फिल्म आनंद हो, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और जीतकर ये भी साबित किया, अगर हम असीस सेन साहब के पर्सपेक्टिव से देखें, उनके हिसाब से देखें तो एक हास्य अभिनेता के तौर पर शुमार थे वो, लेकिन जब इस फिल्म में वो आए तो उन्होंने ये भी साबित किया कि हास्य से परे वो एक मजबूत, एक सशक्त अभिनेता भी हैं, अभिनय भी कर सकते हैं और अपनी जो उनकी अदायगी है उससे सीधा दिलों में घर कर सकते हैं, जो वो वैसे भी कर रहे थे एक हास्य किरदार के तौर पर। लेकिन जब बात आनंद की आई तो यहाँ उससे कुछ अलग हटकर उन्होंने इस बात को भी साबित किया कि हास्य से परे भी वो एक सशक्त अभिनेता हैं, अभिनय कर सकते हैं।
जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। सच है ये बात कि जिंदगी किसी पहेली के तरीके से ही लगती है, जो कभी आपको हंसाती भी है कभी रुलाती भी है। तो जहाँ ये बात सच है कि जिंदगी कभी हंसाती है कभी रुलाती है, तो वहाँ ये बात भी उतनी ही सच है कि रुलाना जितना आसान है, हंसाना शायद उससे कहीं कहीं ज़्यादा उतना ही मुश्किल। और जो इस काम को कर ले जाते हैं वो शुमार हो जाते हैं असित सेन साहब जैसे मशहूर हास्य कलाकारों के जो लिस्ट है उसमें। कहते हैं असित सेन साहब ने सिद्ध कर दिया था कि धीमी गति और पतली आवाज़ भी प्रभावशाली होकर हर पीढ़ी के दर्शकों को तुरंत पहचानने आ सकती है। इस बात का अंदाज़ा आपने खुद ही लगाया होगा। उनका कोई भी डायलॉग अगर आप सुनिए तो सब वो एक अलग अंदाज में है, एक अलग स्टाइल में है, जिसको अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो भी खाली आप उसे सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये असित सेन साहब ही हैं। फिर चाहे वो गंभीर बीमारी का वहम पाले हुए मरीज हो, या फिर जमींदार, या फिर खुद को विद्वान पंडित मानने वाला ब्राह्मण हो, या फिर पुलिस इंस्पेक्टर, या अपने मालिक के प्रति वफादार नौकर। कहते हैं कि इन सभी चरित्रों को उन्होंने एक ऐसी हास्य शैली में गढ़ा जो पूरी तरीके से उनकी थी, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की थी, जिसे कई कोशिशों के बाद भी दोहराया नहीं जा सका, और यकीन मानिए दोहराया जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो एकदम अलहदा है, एकदम अलग तरीके की शैली है। अपने वक्त के जितने भी तमाम दिग्गज अभिनेता थे सभी के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की। फिर चाहे वो जितेंद्र साहब हों, राजेश खन्ना हो, संजीव कुमार हों, सुनील दत्त हों, या फिर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब हों, जिनके साथ पर्दे पर भी एक अच्छा दोस्ताना रहा, तो निजी जिंदगी में भी एक दूसरे के बेहद करीब रहे, जिनके साथ कई यादगार फिल्मों को दर्शकों को दिया पर्दे पर उतारा। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे
डोले 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 मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ देखा न आए रे सोचा न आए रे रख दी निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान दिल है कौन कहा नहीं जाए चुप भी तो कहा नहीं जाए बुलबुल है कौन कौन सही यार कुछ तो कहो मेरी जान दिल है कौन कहा नहीं जाए चुप भी तो कहा नहीं जाए बुलबुल है कौन कौन सही यार कुछ तो कहो रे मेरी जान देखा न आए रे सोचा न आए रे रख दी निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान घर से चले खाके कसम छोड़ेंगे पीछा न हम सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ घर से चले खाके कसम छोड़ेंगे पीछा न हम सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही तो कुछ ऐसा ही असित सेन साहब के साथ भी था। उन्होंने बस जैसे तैसे अपने आप को जिस चीज के लिए बनाना चाहा था वहां पहुंचा दिया, हास्य कलाकार के तौर पर खुद को स्थापित किया और ये साबित भी किया कि अगर आपके सपने हैं, आपको उनको देखने की हिम्मत है, हौसला है, तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। 4 दशक तक बॉलीवुड पर चरित्र अभिनेता और हास्य कलाकार के रूप में अपनी खास पहचान बनाकर दर्शकों को अपनी अदाओं से लोटपोट होने के लिए मजबूर कर दिया था उन्होंने, और ये सिद्ध किया कि अगर सपने देखने की हिम्मत और हौसला है तो आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको आपके सपनों से कोई जुदा नहीं कर सकता। वो कोरा कागज जिस पर सपनों को लिखने की शुरुआत की थी, उसे उन्होंने हिम्मत से देखा और फिर उस कोरे कागज पर अपने हाथों से खुद को महानतम हास्य अभिनेता के तौर पर शुमार भी किया। शादी उनकी हुई थी, अगर निजी जिंदगी की बात करें तो मुकुल सेन से हुई थी, जो कि कलकत्ता की रहने वाली थी और बेहद प्रेम करते थे उनसे। हर पति अपनी पत्नी या हर पत्नी अपने पति से करती ही है। 1993 में असित साहब की पत्नी मुकुल सेन काफ़ी बीमार पड़ गई कहते हैं, और जिसके बाद उनको कलकत्ता से वो बम्बई लेकर के भी गए, लेकिन इलाज जो है वो उनको बचा नहीं सका। पत्नी की मौत से इतना टूट गए थे कि कुछ महीनों के बाद 18 सितंबर 1993 को 76 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ा उनको, और वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चल बसे। लेकिन आप भी जानते हैं कि ऐसी शख्सियतें कहीं जाती नहीं।
लोगों को हंसाने गुदगुदाने वाला वो अभिनेता उस दिन शांत हो गया था, लेकिन अपने अभिनय के जरिए हंसी की जो ठहाके उन्होंने अपने चाहने वालों के होठों पर छोड़े थे, यकीन मानिए वो आज भी वैसे ही मुखर हैं, वैसे ही गुदगुदाते हैं, फिजाओं में गूंजते हैं, जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। चाह कर भी आप उन्हें कभी भुला नहीं सकते। जब जब हास्य के पन्नों की बात चलेगी, हास्य किरदारों की बात चलेगी, भारतीय सिने जगत में हास्य अभिनेताओं का जिक्र होगा, तब तब असित सेन साहब का जिक्र होगा, और ये होना लाजमी भी है, क्योंकि बिना किसी मेहनत, बिना किसी जद्दोजहद के अगर आप किसी के होंठों पर मुस्कान ला सकें तो ऐसी शख्सियत को भुला देना कभी लाजमी नहीं होता, कभी भी संभव नहीं हो सकता। आज का रजनीगंधा उन्हीं के नाम किया हमने बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर, इसी उम्मीद के साथ कि वो कहीं भी हों, जहां भी हों, लेकिन उनकी फिल्मों के जरिए वो हमेशा हमारे आपके सबके साथ रहेंगे, जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। उम्मीद करती हूँ आज का रजनीगंधा आपके दिल के करीब रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की इस आखिरी गीत से उन्हें याद करते हुए कि हम उन्हें कभी भुला नहीं सकते, दीजिए आपकी दोस्त आपकी रजा को इजाज़त। फिर जल्दी होगी आपसे मुलाकात इसी जगह, इसी रेडियो स्टेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर। हो तुम मुझे जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे समा किस तरह भुलाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे मुझको देखे